एसिड बेस टाइट्रेशन से आप क्या समझते हैं और इनमें इंडिकेटर सेलेक्ट करने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। नमस्ते, मेरा नाम मनदीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। ओके, तो बताओ आज में क्या पढ़ना है भाई? एसिड बेस टाइट्रेशन। तो भैया आप ये बताओ पहले कि एसिड बेस टाइट्रेशंस क्या होती हैं। आपने आपको ये बात पता है, अगर आप एसिड में क्या मिलाओगे? बेस, तो क्या हो जाएगा? न्यूट्रलाइज। जैसे अगर मैं ये कहूँ, अगर मैंने HCl लिया और उसमें मैंने ऐड कर दिया NaOH, ठीक है, तो क्या बन जाएगा? NaCl प्लस वाटर, ठीक है। तो पूरी तरह क्या हो जाएगा? ये न्यूट्रलाइज। अब आप मुझे बताओ भाई, तो मुझे पता कैसे? मान लिया मेरे पास एक वेसल में एसिड है और उसमें मैं क्या डाल रहा हूँ बताओ, थोड़ा सा खोल दो। एक मान ले भाई, एक उसमें मेरे पास एक वेसल में एक मेरे पास बीकर में एसिड है और उसमें मैं थोड़ा थोड़ा तो क्या डाल रहा हूँ बताओ? ऊपर से बेस डाल रहा हूँ, ठीक है। बढ़ बस, ठीक है। तो एसिड खत्म होता जाएगा, जो मैं बेस डालूंगा वो बेस भी क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। खत्म क्यों हो जाएगा? क्योंकि बेस किससे न्यूट्रलाइज कर, किससे रिएक्ट कर रहा है? एसिड के साथ। तो एसिड भी खत्म होगा, बेस तो पड़ते खत्म हो जाएगा, और एसिड क्या होगा? उसमें बहुत सारा धीरे धीरे खत्म होने लग जाएगा ना, और क्या बनता है? सॉल्ट और वाटर। लेकिन एक टाइम ऐसा नहीं होएगा जब एसिड पूरी तरह क्या हो जाएगा? खत्म। यानी उसके बाद अब फर्दर क्या डालोगे ऊपर से? बेस। तो उस बेस को न्यूट्रलाइज करने वाला कोई भी नहीं है, तो सॉल्यूशन उसके बाद क्या हो जाएगा? बेसिक। यानी न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट से पहले तो सॉल्यूशन क्या रहेगा? एसिडिक, और न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट के बाद सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? बेसिक हो जाएगा, ठीक है। तो हमको ये कैसे पता लगेगा कि वो न्यूट्रलाइजेशन हो गया? क्योंकि भाई कलर तो भाई वो कैसे ही नहीं रहेगा, चाहे सॉल्यूशन क्या हो, एसिडिक से सॉल्यूशन क्या हो, बेसिक हो, ठीक है। लेकिन अगर उसके अंदर बताओ मैं क्या ऐड कर देता हूं? एक इंडिकेटर। क्या आपको इंडिकेटर क्या होते हैं? अब कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जो एसिडिक मीडियम में तो कलर देंगे नहीं, लेकिन बेसिक मीडियम में क्या देंगे? कलर दे देंगे। तो आप क्या करो, तो इनको बोलते हैं एसिड बेस टाइट्रेशन। क्या बोलते हैं इनको बोलते हैं टाइट्रेशन। टाइट्रेशन और भी कई तरह की होती हैं जिनमें कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं, लेकिन यहां पर हमने कौन सी पढ़नी है? एसिड बेस टाइट्रेशन पढ़नी है। तो मान लिया एक इसमें ये हमारे पास एक बताओ कॉनिकल फ्लास्क है, और यहां पर आपने एक HCl का सॉल्यूशन ले रखा है। किसका? HCl का आपने सॉल्यूशन ले रखा है, ओके। तो ये सॉल्यूशन एसिडिक है कि बेसिक है? एसिडिक। तो इसकी पीएच क्या होगी? 7 से कम होएगी ना? उपकार, इसकी पीएच 7 से कम होएगी, ठीक है बात। अब मैं अगर सीधे बेस में लग जाऊंगा तो बेस इस एसिड से रिएक्ट करता चला जाएगा, और एक टाइम ऐसा आएगा कि सारा एसिड खत्म हो जाएगा और सॉल्ट और पानी बन जाएगा ना। उसके बाद फर्दर बेस ऐड करने पर इसमें किसकी कंसंट्रेशन बढ़ने लग जाएगी? OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन बढ़ने लग जाएगी, इजंट इट? लेकिन भाई कलर से हमको पता लगे। लेकिन अगर मैं इसके अंदर एक इंडिकेटर डाल दूं, फिनोफ्थलीन, क्या आपको पता है फिनोफ्थलीन की खास बात क्या होती है? जो फिनोफ्थलीन होगा ना, जैसे ही मीडियम क्या होगा? बेसिक, तो फिनोफ्थलीन पिंक कलर देगा। ये क्यों देगा आपको आगे बताएंगे। क्या जैसे ही सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? बेसिक, 7 से ऊपर पहुंच जाएगा, तो एकदम से फिनोफ्थलीन कैसा कलर देना शुरू कर देगा? पिंक। तो उसको हम क्या बोलेंगे? तो जैसे ही तो आप ऊपर से बेस डाल रहे हो, बूंद बूंद करके एक बीकर में क्या रखो, इस फ्लास्क में क्या रखो। अच्छा, एक होती ब्यूरेट, एक क्या होती है ऊपर? ब्यूरेट क्या होती है? एक लंबी पतली शीशे की एक ट्यूब सी होती है, उसमें नीचे एक क्या लगा होता है? एक वो लगा होता है भाई, स्टॉपर। हाँ, उसे खोल दोगे तो उसमें से बूंद बूंद बेस गिरने लग जाएगा सॉल्यूशन। तो ऊपर तो सॉल्यूशन किसका भर दिया? मान लिया मैंने NaOH का सॉल्यूशन भर दिया, और यहां बताओ मैंने क्या ले लिया? HCl। तो ऊपर से डाल रहे हैं बेस, तो जिसको डालते हैं ना ऊपर से उसको बोलते हैं टाइट्रेंट। क्या? और जो हमने भाई नीचे ले रखा है उसको बताओ हम क्या बोलेंगे? टाइट्रेट। क्या? ऊपर से जो डाल टाइट्रेंट नीचे है, तो ब्यूरेट में क्या है? टाइट्रेंट। टाइट्रेंट यहाँ पर क्या है? NaOH। और जो हमारे पास तो इसकी में है वो तो क्या हो हमारे पास?
बोलो भाई। और जो हमारे पास नीचे है क्या, हमारे पास टाइट्रेट। और जब एंड पॉइंट, जब पूरी तरह क्या हो जाए न्यूट्रलाइजेशन, उसको हम क्या बोलेंगे, एंड पॉइंट या इक्विवेलेंस पॉइंट। उसको हम क्या बोलेंगे, एंड पॉइंट या इक्विवेलेंस पॉइंट बोलेंगे। ठीक है बात। क्या और फैन तेज करो इसको, तेज नहीं हो रहा फैन ये, कोई बात नहीं। ठीक है, आगे आपको ये एंड पॉइंट है क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंस पॉइंट। अब आपके दिमाग में आएगा, तो मेरे ख्याल से आपको लॉजिक आपको पल्ले पड़ गया कि फिनोल्फ्थलीन इसके अंदर डाल दो, तो जब तक ये सॉल्यूशन एसिडिक रहेगा तो फिनोल्फ्थलीन कलर नहीं देगा। लेकिन जैसे ही क्या होगा, न्यूट्रलाइजेशन पूरा हो जाएगा, उसके बाद फर्दर बेस डालने पर सॉल्यूशन बेसिक नेचर एक्वायर करना शुरू कर देगा और उसकी वजह से फिनोल्फ्थलीन कलर देना शुरू कर देगा। और जैसे ही सॉल्यूशन पिंक हो जाए ना, तो आप जो बूंद बूंद उसमें क्या डाल रहे हो, NaOH, वैसे ही आप क्या करो, ब्यूरेट में से उस स्टॉपर को बंद कर दो और ये देख लो कितनी वॉल्यूम आपने इस्तेमाल की है इस सॉल्यूशन को न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो आपने यहाँ पर क्या पता करना पड़ेगा बराबर, तो अलग अलग, तो अगर मान लिया आपने जो ये अलग अलग सॉल्यूशन है, मान लिया किसी में तो क्या है मेरे पास ये m/10, किसी में तो क्या है मेरे पास ये m1 मोलर सॉल्यूशन है, किसी में m/10 है, किसी में m/100 है। तो अलग अलग सॉल्यूशंस को, अलग अलग नॉर्मेलिटी के, अलग अलग मोलैरिटी के सॉल्यूशंस को न्यूट्रलाइज करने के लिए मुझे अलग अलग क्या चाहिए होती है, अमाउंट किसकी, NaOH की। तो आप यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ NaOH मालूम करते हो, तो इसीलिए क्या बोलते हैं इसको, वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन। क्या बोलते हैं इनको, इसलिए वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन बोलते हैं इनको। आगे आपको ये ठीक है। अब थोड़ा हम ये बात कर लेते हैं कि भाई इन टाइट्रेशंस की थ्योरी क्या होती है। तो एक ओस्टवाल्ड ने एक थ्योरी दे रखी है, कैसा होता कैसे है, क्या ओस्टवाल्ड ने भाई एक थ्योरी दे रखी है, किसके लिए बताओ, एसिड बेस, अरे कहाँ हो गया, एसिड बेस टाइट्रेशन की भाई ओस्टवाल्ड ने थ्योरी दे रखी है। हम थोड़ा इसकी बात करेंगे भाई, ठीक है। तो यहाँ पर पहले बताओ हम यहाँ पर इंडिकेटर, अच्छा, और एंड पॉइंट को डिटेक्ट करने के लिए जो कंपाउंड आप एक्स्ट्रा डाल रहे हो उसे पता क्या बोलते हैं, इंडिकेटर। जैसे NaOH और HCl की टाइट्रेशन में इंडिकेटर मैंने कौन लिया था, फिनोल्फ्थलीन। आप फिनोल्फ्थलीन भी इंडिकेटर ले सकते हो और आप मिथाइल ऑरेंज भी इंडिकेटर ले सकते हो, ठीक है। बोलो भाई। तो आपने जो इंडिकेटर था, दो पॉपुलर इंडिकेटर कौन से हैं, एक तो होता है फिनोल्फ्थलीन, उसको आप HPH शो कर लो, क्या शो कर लो, फिनोल्फ्थलीन को आप HPH से डिपिक्ट कर दो। क्या नहीं, ये होता ही क्या एसिड, ये एक वीक एसिड होता है। कौन, फिनोल्फ्थलीन क्या होता है, एक ये खुद क्या होता है, एक वीक एसिड। आगे आपको ये वीक ऑर्गेनिक एसिड है, यानी ये पानी में जाकर क्या रिलीज करता है बताओ भाई, खुद H+ आयन रिलीज करता है। मतलब ये HP, अरे भैया फिनोल्फ्थलीन का ये एब्रीवेटेड फॉर्म है, क्या ये फॉर्म है। तो HPH को जब आप किसी में लाओगे बताओ भाई, तो ये पता किसमें, ये छूट जाएगा H+ में और प्लस PH नेगेटिव में। अब ये क्या होता है, कलरलेस, ये भी क्या होता है, कलरलेस होता है, और ये भी क्या होता है, कलरलेस। लेकिन pH नेगेटिव, ये बताओ क्या होगा हमारे पास, अरे बोलो भाई, नहीं समझ होती है, ये बताओ क्या, ये क्या होता है, कलर, ये क्या होता है, पिंक। ये मेरे पास क्या होगा, पिंक होएगा, ठीक है। नहीं आपको समझ में, तो जितना ज्यादा ये बनेगा उतना ज्यादा वो पिंक कलर क्या होता जाएगा, डीप। जितना ये कम बनेगा उतना ये पिंक कलर क्या बनेगा, कम होएगा। और अगर मैं मिथाइल ऑरेंज की बात करूं, क्या मिथाइल ऑरेंज, तो उसको मैं दिखा देता हूं MEOH से। ध्यान रखियो ये मिथेनॉल नहीं है, कहीं सोचो मिथाइल का मतलब Me है, सॉरी CH3 है, ये मिथेनॉल नहीं है। नहीं आपको समझ में, मिथाइल ऑरेंज ये एक डाई है, क्या ये डाई है। मिथाइल एक बहुत बड़ा कंपाउंड होता है, इतना बड़ा मॉलिक्यूल यहाँ पर लिखने की फिलहाल जरूरत नहीं है, आपको ऑर्गेनिक में पढ़ाएंगे, ठीक है। तो मिथाइल ऑरेंज जो होती है वो बताओ किसमें टूटती है, वो हो जाएगी Me पॉजिटिव और OH नेगेटिव में। तो अपने वो देखिए मिथाइल ऑरेंज क्या है, एक वीक बेस, और ये बताओ क्या एक वीक एसिड है, तो ये क्या देगा। अच्छा इसका बताओ क्या कलर है। अब मिथाइल ऑरेंज क्या होती है, ये तकरीबन ये येलो डाई होती है, क्या होती है, येलो या ऑरेंजिश आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। लेकिन जो मेरे पास Me+, ये क्या होगा, रेड, ये तो क्या होगा, ये येलो और वो क्या है
रेड है। और OH नेगेटिव क्या है? कलरलेस। आ गया आपको? ठीक है। तो आपने देखी कि जो अनआयनाइज्ड स्पीशीज है मेरे पास कौन सी, तो चाहे मेरे पास ये इंडिकेटर हो चाहे मेरे पास ये इंडिकेटर हो, दोनों ही इंडिकेटर अनआयनाइज्ड फॉर्म में या तो कलरलेस है या आयनाइज होने के बाद दो स्पीशीज बना रहे हैं, उनसे क्या है ना कलर अलग है। इस बात से एग्री कर रहे हो? ठीक है। अब हम ये बताएंगे कि भाई ओस्टवाल्ड थ्योरी काम कैसे करती है। ठीक है, कैसे कहती है भाई कि कलर क्यों आता है, एंड पॉइंट हमको कैसे पता लग जाएगा मैं ये फेनोल्फथलीन डालने पर। ठीक है, तो आप ये बताओ कि अच्छा एक मैं आपको बताऊँ, एक भाई एक होता है कॉमन आयन इफेक्ट। क्या होता है एक? चलो आप इसको मैं ली चैटलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग पढ़ाने की ट्राई करूंगा। ठीक है, तो अगर आपने इसमें क्या ऐड कर रखा है, मान लिया हमारे पास उसमें कॉनिकल फ्लास्क में हमारे पास क्या है, HCl है ना। तो HCl बताओ किस में टूट रखा होता है? H प्लस में और प्लस Cl नेगेटिव में। तो वहां पर बहुत सारी क्या होती हैं, H पॉजिटिव आयन होएंगी। यानी अगर आपने इंडिकेटर डाल रखा है, इंडिकेटर मान लिया मेरे पास आपने फेनोल्फथलीन डाल रखा है, आपने क्या डाल रखा है भाई? फेनोल्फथलीन डाल रखा है। ठीक है, तो इससे बताओ क्या होगा? तो H प्लस आयन बहुत ही, तो क्योंकि HCl भी है तो ज्यादा कौन टूटेगा, HCl की फेनोल्फथलीन? ये तो वैसे ही क्या है, वीक बेस। ये तो वैसे ही क्या है, वीक बेस। मान लिया मेरे पास HCl ना होता तो ये वैसे क्या बहुत कम टूटेगा ना। और अगर मैंने HCl डाल दिया तो मैंने किसी कंसंट्रेशन को बढ़ा दिया, H पॉजिटिव आयन को बढ़ा दिया ना। इस इक्विलिब्रियम में मैंने किसकी कंसंट्रेशन को बढ़ा दिया, H पॉजिटिव आयन की। तो ली चैटली प्रिंसिपल अकॉर्डिंग सिस्टम क्या चाहेगा, इसी कंसंट्रेशन को घटाना। तो ये इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगी, बैकवर्ड। यानी कि ये मोर H पॉजिटिव आयन बताओ कहाँ पर कन्वर्ट हो जाएंगी। यानी कि जो हमारा थोड़ा बहुत HPH टूट रहा था, जो हमारा थोड़ा बहुत HPH टूट भी रहा था, वो भी वापस क्या बनना शुरू कर देगा, HPH। तो हम कहेंगे जब तक सॉल्यूशन क्या रहेगा, एसिडिक, HPH बहुत ही कम टूट रहा होगा। बहुत कम क्यों टूट रहा होगा? हाँ बेटा, क्योंकि भाई अगर मान लिया आपने ये नहीं डाल रखा तो सॉल्यूशन में कौन मान लिया सिर्फ HPH है, तो थोड़ा बहुत टूट आपको मिलेगा, थोड़ा H प्लस और थोड़ा बहुत PH नेगेटिव टूट रहा होगा ना। लेकिन जैसे आप क्या मिलाओगे, एसिड, HCl, तो HCl तो वहां पर जाके एकदम से लार्ज नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन क्रिएट कर देगा। और अगर उसने लार्ज नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन क्रिएट कर दी सॉल्यूशन के अंदर, तब बताओ क्या हो जाएगा? तो ऑटोमेटिकली ये एक बैकवर्ड को शिफ्ट हो जाएगी और ये बहुत कम बचेंगे। और ऑलमोस्ट मेरे पास अनआयनाइज्ड, बताओ क्या बचेगा मेरे पास? क्या? अरे बोलो भाई, अनआयनाइज्ड मेरे पास क्या बचा मिलेगा, HPH, फेनोल्फथलीन इंडिकेटर। ठीक है बात। लेकिन जब आप बताओ कि क्या कर जाओगे, आप ऊपर से बेस डालते जाओगे, बेस। इसीलिए फेनोल्फथलीन मोस्टली ये होता है, ये वाली आयन बहुत ही कम होगी एसिडिक मीडियम में। अब आप ऊपर से क्या डालते रहो, लगातार बेस डालते रहो। अब वो बेस क्या करता है, HCl को लगातार न्यूट्रलाइज। तो HCl ने जो H प्लस आयन प्रोड्यूस कर रखी हैं, उन्हें लगातार कौन न्यूट्रलाइज करता रहेगा, ऊपर से आने वाला बेस। तो उसकी वजह से सॉल्यूशन में किसी कंसंट्रेशन लगातार कम हो जाएगी, एसिड की, HCl की कंसंट्रेशन लगातार कम होती जाएगी सॉल्यूशन के अंदर, इजंट इट। और उसका एक टाइम से आएगा कि पूरा HCl क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज। और जब पूरा HCl क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज, उसके बाद आप क्या डालोगे उसके अंदर, बेस डालोगे, तो वो बेस उसके अंदर रहेगा। तो H प्लस आयन जो वहां पर बहुत ही क्या हो जाएंगी, ऑलमोस्ट खत्म ही होगी। तो उस टाइम बताओ क्या हो जाएगा हमारे पास, एकदम से HPH को टूटना पड़ेगा। क्या? HPH को, यानी कि उस बेस को न्यूट्रलाइज करने के लिए अब किसको टूटना पड़ेगा, HPH। क्या बनाएगा, H पॉजिटिव एंड PH नेगेटिव। तो H तो मान लिया बेशक किससे रिएक्ट कर गया, NaOH के OH नेगेटिव से, लेकिन PH नेगेटिव नहीं बनने लगा फटाफट, और PH नेगेटिव फटाफट बनेगा। अब PH नेगेटिव होता क्या है, कलर्ड, पिंक होता कलर में, इसीलिए एकदम से पूरा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, पिंक। फिर आपको पता लगी। सेम आर्गुमेंट में किसके ऊपर लगा सकता हूँ, मेथाइल ऑरेंज के ऊपर। यानी कि जब तक हमारे पास बताओ क्या रहेगा, अनआयनाइज्ड, तब तक सॉल्यूशन, तब तक हमारा इंडिकेटर क्या रहेगा, येलो। जैसे ही बताओ क्या होगा, मीडियम अपना भाई चेंज करेगा तो क्या हो जाएगा, ये रेडिश, इजंट इट। ये होता है। तो मेरे ख्याल से थ्योरी आपको पहले पड़ गई इसकी, प्रत्यक्ष उपकार, ठीक है। अच्छा भाई, अब आप बताओ, अब हम एक बात करेंगे
कि इसके पीएच का एंड पॉइंट कितना होगा, क्या पीएच का एंड पॉइंट कितना होगा, तो हम कहेंगे भाई एंड पॉइंट सब में 7 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि एसिड हो या बेस हो, न्यूट्रलाइजेशन कब होएगा, 7 के ऊपर। आपने बात देखी कि आपको एंड पॉइंट कहाँ मिलना चाहिए, 7 पीएच के ऊपर, ठीक है। लेकिन दिक्कत यहाँ पर एक है, बताओ क्या दिक्कत है, पीएच 7 पे एक दिक्कत है। चलो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है, तो वहाँ पर तो क्या होगा न्यूट्रलाइजेशन, क्योंकि जब HCl को आप न्यूट्रलाइज करोगे NaOH से, तो वहाँ पर जो क्या बनेगा, सॉल्ट और वाटर। तो सॉल्ट की वहाँ पर कोई पीएच नहीं होती, तो कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन वहाँ पर क्या होगा, जब स्ट्रॉन्ग, मैंने आपको पढ़ाया था, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, सॉल्ट और वाटर बनता है। और उस सॉल्ट की पीएच भी क्या होती है बताओगे, उस सॉल्ट के ऐड होने से पीएच पे कोई असर नहीं पड़ता ना, तो न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट पे पीएच क्या होगी, 7 होगी ना हमारे पास, पक्की बात है। तो एंड पॉइंट हमारे पास कितने पे आएगा, 7 पे आएगा, है ना। यानी 7 पीएच जब सॉल्यूशन में, यानी जब नीचे के हमारे पास क्या एसिड, ऊपर से हम क्या डाल रहे हैं, बेस, तो जब हमारे पास सॉल्यूशन में 7 पीएच क्या हो जाएगी, अटेन, तो एकदम से इंडिकेटर अपना कलर चेंज कर लेगा, इजंट इट, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर मैं ये कह दूं कि अगर मान लिया हमारा जो भाई वीक एसिड और वीक बेस, सॉरी स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है, अगर हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है, तब क्या होगा, क्योंकि उस टाइम पे जब एसिड और बेस पूरी तरह क्या हो जाएंगे आपस में, न्यूट्रलाइज। भाई जब एसिड और बेस पूरी तरह क्या कर जाएंगे आपस में, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे, तो जो सॉल्ट बनेगा क्या कहोगे, वहां भी क्या बनेगा, सॉल्ट और वाटर बनेगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास एसिटिक एसिड हो CH3COH और ऊपर से मैं क्या डालूं, बताओ NaOH, नहीं है आपको भाई, अगर मैं ऊपर से क्या डालूं NaOH और नीचे का एसिटिक एसिड, तो यहां बताओ मेरे पास क्या बनेगा, CH3COONA और प्लस में क्या बनेगा, H2O, सोडियम एसिटेट, इजंट इट। लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत है, ये सॉल्ट है, मैंने आपको बताया था कि अकेला सॉल्ट मिलाने से भी पीएच पे फर्क पड़ता है, क्या भाई, मैंने आपको बताया था अकेला सॉल्ट मिलाने से भी क्या होता है, पीएच पे असर पड़ता है। वो तो क्या होता है आमतौर पे वीक एसिड और वीक बेस, या स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के सॉल्ट क्या होते हैं, न्यूट्रल, नहीं तो सॉल्ट क्या होते हैं, एसिडिक और बेसिक, मैंने आपको कल पढ़ाया था ये। तो अकेला सॉल्ट मिलाने से पीएच पे असर पड़ेगा, तो उस टाइम पे जो सॉल्यूशन तो पीएच होगी वो 7 होगी क्या, सिर्फ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस में तो न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट है पीएच क्या होगी, 7। लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है तो न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट पे पीएच 7 नहीं होएगी, तो एंड पॉइंट भी 7 पीएच पे नहीं आएगा। तो ऐसे केस में पीएच क्या है, एंड पॉइंट क्या आएगा, अलग पीएच पे आएगा। नहीं मतलब आपको पहले पड़ेगी जो पीएच आई है, आगे नहीं आपको। अच्छा एक बात और भाई, अगर कई बार हमको इंडिकेटर ना मिले ना, क्या कई बार अगर हमारे पास इंडिकेटर अवेलेबल ना हो या इंडिकेटर इतने अच्छे रिजल्ट नहीं दे रहा है, एक बात और भी होती है इंडिकेटर में एक साथ एक दिक्कत होती है, पता क्या, अगर आप केयरफुल नहीं हो ना तो आप गलत आंसर रिकॉर्ड कर सकते हो। ऐसे कैसे, अगर मान लिया मेरे पास, ये बताओ यहाँ पर मेरे पास HCl है और ऊपर से मैं क्या डाल रहा हूँ, NaOH, नीचे मेरे पास HCl है, ऊपर से हम डाल रहे हैं NaOH। तो अगर मैं ये कह दूं, अब फर्ज करो हमने इतना HCl ले रखा, तो मुझे पता है कि 10 ml NaOH डालने पर ये पूरी तरह क्या हो जाना चाहिए, मैंने कैलकुलेट कर रखा है कि इसमें कितने ग्राम इक्विवेलेंट और उसमें कितने ग्राम इक्विवेलेंट चाहिए। तो मुझे पता है कि जब मैं ऊपर से 10 ml NaOH डाल दूंगा तो एंड पॉइंट आना चाहिए। लेकिन दिक्कत क्या होता है, फर्ज करो आप जब ब्यूरेट को ओपन करते हो, क्या, अरे जब आप इसको ब्यूरेट को ओपन करते हो इसमें से बेस निकलता है, ठीक है, तो आपने ब्यूरेट को ऐसे ओपन कर रखा कि उसमें से ज़्यादा स्पीड से बेस निकल रहा है, बूंद बूंद नहीं, तो उससे बताओ क्या हो जाएगा, उससे क्या होगा, एंड पॉइंट आ भी जाएगा और एकदम से सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, पिंक। फिर आप एकदम से रोकोगे, लेकिन आपको क्या पता उसमें 12 ml डल गया हो तो नहीं पता आपको पहले पड़ी। जैसे कई बार आप किसी एक प्याली में चाय डालने की ट्राई करते हो और आपको छींक आ जाए तो उसमें ज़्यादा चाय डल जाती है और आपको पहले पड़ी। तो सिमिलरली यहाँ पर भाई ज़्यादा वॉल्यूम यहाँ पर ऐड हो सकती है, नहीं है आपको। या फिर हमारे पास मान लिया सॉल्यूशन कलर्ड है, हमारे पास सॉल्यूशन शुरुआती और बाद दोनों क्या है,
एंड पॉइंट से पहले भी कलर, एंड पॉइंट के बाद भी क्या है, ऑलमोस्ट सेम कलर है, तब भी हम इंडिकेटर को इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो कई वजह होती हैं। तो एक तरीका ये भी होता है कि आप पीएच को रिकॉर्ड कर लो। एक इंस्ट्रूमेंट होता है पीएच मीटर, क्या और भी होते हैं, एक पोटेंशियोमीटर भी होते हैं, एक भाई कंडक्टोमीटर भी होते हैं, एक पीएच टाइट्रेशन कई तरह की होती है। एक तो होती है वॉल्यूमेट्रिक, क्या होती है, सब में ये तो होएगा, आपने वॉल्यूम चेक करनी है कि ऊपर से बेस की कितनी वॉल्यूम इस्तेमाल होएगी एसिड को पूरी तरह से न्यूट्रलाइज करने में, सारे यही होंगे। बस अंतर बताओ क्या होगा, यहां पर तो एंड पॉइंट से, यहां पर तो इंडिकेटर से क्या पता करते हैं, एंड पॉइंट, लेकिन पीएच मीटर में क्या पता करते हैं, आपने जो सॉल्यूशन लिया नीचे इसके लगातार क्या नोट करते रहो, पीएच। एक इंस्ट्रूमेंट होगा, एक पीएच मीटर होता है, उसके तार है आपने इससे कनेक्ट रखने सॉल्यूशन से, और लगातार इसमें हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन रिकॉर्ड करते रहो, और उसका माइनस लोगरिथम क्या होगा, पीएच। ठीक है, तो यहां पर क्या मान लिया, NaOH की वॉल्यूम यूज्ड, और यहां बताओ क्या है, पीएच। यहां क्या है, तो आप ये बताओ, अगर मेरे पास सॉल्यूशन, तो पहले मैं आपको बताऊं भाई स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का क्या, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का अगर बताओ मैं क्या लेता हूं, बताओ। अगर मैं स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का क्या लेता हूं, मैं टाइट्रेशन लेता हूं, तो ऊपर से आपने क्या डालना मान लिया, स्ट्रॉन्ग बेस, और नीचे बताओ मेरे पास क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। इसे कई तरह के कर्व होते हैं, लेकिन आपको सारे पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ एक कर्व देख लो, क्या ठीक है। तो बताओ क्या होगा हमारे पास, तो शुरू में मेरे पास नीचे HCl है ना, तो HCl की पीएच काफी क्या होगी, कम होगी ना, फिर क्या होगा, हम NaOH डालते रहेंगे, हम NaOH डालते रहेंगे, तो पीएच क्या होगी लगातार, बताओ क्या होगी, बढ़ क्यों रही, पीएच बढ़ क्यों रही है, हम NaOH डाल रहे हैं तो पीएच बढ़ क्यों रही भाई, हम अगर NaOH डाल रहे हैं तो पीएच क्यों बढ़ रही है, हाँ बेटा, न्यूट्रल हो गया ये, हाँ न्यूट्रलाइज हो रहा है, आप ये कहो न्यूट्रलाइज हो रहा है, तो बेस लगातार क्या कर रहा है, एसिड को न्यूट्रलाइज, और अगर एसिडिक कंसंट्रेशन मान लिया शुरू में पीएच 1 है, कितनी शुरू में पीएच कितनी भाई 1 है, तो आप ऊपर से बेस डाल रहे हो तो लगातार H+ आयनिक कंसंट्रेशन कम हो रही है, H+ आयनिक कंसंट्रेशन कम हो रही है, तो पीएच लगातार क्या होगी, बढ़ेगी, है ना, अरे पीएच लगातार बढ़ेगी। लेकिन जैसे एंड पॉइंट आएगा ना, तो आपको पीएच एकदम से बढ़ जाएगी, क्या एकदम से बढ़ जाएगी, नहीं है आपको, और फिर ऐसा आ जाएगा एंड पॉइंट, नहीं है आपको, तो बताओ 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 किस पे, 7 पे, किस पे आ जाएगा मेरे पास, ये 7 पे आ जाएगा, नहीं आपको सुने, मतलब 7 पीएच पे तकरीबन बताओ क्या होगा, बोलो भाई 7 पीएच पे बताओ क्या आ जाएगा हमारे पास, मतलब यहां से आप नोट करोगे कि जैसी पीएच क्या होगी 7 के आसपास, तो अगर आपने पीएच को प्लॉट कर दिया वर्सेस वॉल्यूम ऑफ NaOH यूज्ड, तो ऐसा पॉइंट आएगा। तो फिर जो कर्व होता है ना इसमें, जहां पर सडन इंक्रीज होता है पीएच का, तो जिस वैल्यू पे सडन इंक्रीज होता है, वो सडन इंक्रीज क्यों होता है, क्योंकि बिल्कुल आखिर में पीएच क्या होगी, एकदम से रैपिडली बढ़ेगी एंड पॉइंट के नजदीक, ठीक है। तो आप ये पॉइंट देख लो, तो इस पॉइंट का सेंटर कहां है, 7 पीएच पे, यानी कि हाँ क्या हो गया कर, क्या ओरिजिन से, ये है 0 वॉल्यूम ऑफ NaOH यूज्ड, जब मैंने वॉल्यूम मिला ही नहीं रखी, मैंने बेस मिला नहीं रखा, और मेरे पास फर्ज करो 10 की पावर -1 मोल HCl है, तो पीएच क्या होगी 1, तो ग्राफ 1 से स्टार्ट होना चाहिए भाई। अगर 10 की पावर माइनस यानी कि बिना बेस मिलाए तो पीएच क्या होनी चाहिए, अगर मेरे पास नीचे 10 की पावर -1 मोल HCl है, तो पीएच क्या हो सॉल्यूशन की 1 होगी, तो एक तो मैंने एक तो शुरू किया होगा ये, यानी 0 वॉल्यूम मिलाई है NaOH की, उस टाइम पीएच 1 है। अब मैं NaOH की वॉल्यूम मिलाता गया तो पीएच बढ़ती गई ना, नहीं आपको, तो इसका तो ये जो जहाँ पर रैपिड इंक्रीज होता है ना, इसके सेंट्रल पॉइंट्स नीचे ड्रॉ कर दो, ये तो क्या मिलेगा आपको, मान लिया 10 ml क्या आ गया, तुम क्या बोलेंगे 7 पीएच के आसपास क्या आ गया, एंड पॉइंट, क्या गया एंड पॉइंट, और कितना NaOH मिलाना पड़ा है 10 ml, तो 10 ml हमारा क्या है एंड पॉइंट,
तो 7 तो क्या है, एंड पॉइंट पे पीएच है ना। मैंने आपको बताया था कि वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस में क्या होगा, बोलो भाई, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस में क्या होगा, नहीं सॉरी, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में क्या होगा, न्यूट्रलाइजेशन क्या होगा, किस पे होगा, 7 पे। औरों में क्या होगा, न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट पे पीएच 7 से अलग हो सकती है। नहीं बताया मैंने आपको ये, बस तो फिर आसान है कि मुश्किल है, बहुत सिंपल होता है ये आपको मैं आपको बताऊँ, वास्तव में सिलेबस में भी नहीं है, ये सिलेबस में है नहीं पीएच एसिड बेस टाइट्रेशन, लेकिन मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि भाई इनको आपको कई जगह इस्तेमाल करना पड़ जाता है। दूसरा इनके ऊपर छोटे मोटे क्वेश्चन नेट के इसके अंदर वही जेई के अंदर नीट के अंदर पूछ लेते हैं। आगे आपको ये ओके। अच्छा अब एक बात मुझे और बताओ आप, ठीक है, ओके। अच्छा आपको बताऊँ भाई, अच्छा आपको पता है जो अलग अलग जो हमारे पास ये होते हैं ना इंडिकेटर होते हैं, क्या हर एक इंडिकेटर हर एक पीएच रेंज में कलर चेंज नहीं करता। जैसे मैंने क्या बोला था, फेनोफ्थलीन, मैंने क्या बोला था, तो वो कलर चेंज करता है 8.3 से 10 की रेंज में, क्या समझे बात। तो भाई नहीं आपको, एक सेकंड, अरे कहाँ गया, फेनोल्फथीन जो था भाई, ये बता 8.3 से लेके 10 की रेंज में भाई ये अपना कलर चेंज करता है। तो कोई कोई तो पता क्या होता है, तो आपने तो सभी टाइट्रेशन में हम हर एक इंडिकेटर इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, मान लिया हमारी टाइट्रेशन में एंड पॉइंट कितने पे आ रहा है, मान लिया 8 पे, हमारी टाइट्रेशन में एंड पॉइंट कितने पे आ रहा है, मान लिया 8 पे या 7 पे आ रहा है, और आपने इंडिकेटर डाल दिया जो कलर चेंज कर लेता 3.1 पे 4.5 की रेंज में कलर चेंज कर लेता है, क्या 3.1 से लेके 4.5 की रेंज में कलर चेंज कर लेता है, तो वो यहाँ पर सुटेबल नहीं होगा, नहीं है आपको, ठीक है। तो मैं सिर्फ कह रहा हूँ, तो हमारे पास एक रेंज होती है कि भाई, तो जिस रेंज में हमारा इंडिकेटर कलर चेंज करता है ना, हमारी टाइट्रेशन का पॉइंट उसी रेंज में होना चाहिए, ठीक है बात। यानी जैसे अगर मैं कहूँ, जैसे मिथाइल ऑरेंज है, मिथाइल ऑरेंज की रेंज होती है 3.1 से 4.5, 3.1 से 4.5, तो जिन टाइट्रेशन में 3.1 से 4.5 की रेंज में क्या होता होगा एंड पॉइंट, और मैंने आपको बता रखा भाई एंड पॉइंट कई तरह के उसमें आ सकता है, 7 पे तो कहाँ पर आएगा, अगर ना आपको ये, तो आप वो वाला यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हो, ओके ठीक है। अच्छा एक बात और आपको बताऊँ भाई, आपको पता है जो कलर चेंज होएगा, क्या जो हमारे पास इंडिकेटर का जो पीके होता है, क्या जो इंडिकेटर का पीके होगा ना, उसी पीएच पे कलर चेंज आएगा, क्या मतलब अगर किसी इंडिकेटर का पीके मैंने आपको बताया था कि कोई भी इंडिकेटर है वो टूटता है ना नेगेटिव और पॉजिटिव आयन के अंदर, चाहे वो एसिड चाहे बेस हो, तो हमारा जो इंडिकेटर है उसका एक के होगा ना, के उसका पीके भी होगा ना -log के। तो किसी इंडिकेटर का, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था किसी का तो पीके रेंज कुछ है, सॉरी किसी की तो कलर चेंज रेंज कुछ है, पीएच रेंज मैंने आपको नहीं बताया कि भाई जो क्रिसोल रेड है वो इस रेंज में कलर चेंज करता है, वो इस पीएच रेंज में कलर देता है, फला इंडिकेटर इस पीएच रेंज में कलर देगा, धमकाना इंडिकेटर इस कलर रेंज में, सॉरी इस पीएच रेंज में कलर देगा, समझे बात। तो उस कलर रेंज में सेंट्रल को हम क्या मानेंगे, उसका एवरेज पीएच मानेंगे जिस पे वो कलर देता है। जैसे मान लिया अगर कोई इंडिकेटर है उसकी पीएच रेंज क्या 4 से 6, क्या मानेंगे 4 से, तो वो क्या किस पे देगा कलर, यानी कि 5 पे तो पक्का कलर देगा, वो 5 पे पक्का वो कलर देगा। तो 5 पता क्या होगा, तो गारंटी है उस इंडिकेटर को अगर आप उसकी इक्विलिब्रियम को स्टडी करोगे तो उसका पीके आपको 5 ही मिलेगा, क्या मिलेगा 5। मैं इसको प्रूव करता हूँ।
मान लिया मेरे पास भाई जो इंडिकेटर है उसको मैंने बोल दिया HIN। क्या HIN का मतलब क्या है? हमारा इंडिकेटर जो क्या रिलीज कर सकता है। IN का मतलब इंडिकेटर से है, और H क्या है? इंडिकेटर जो H+ आयन प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, तो HIN टूट के बताओ क्या प्रोवाइड करेगा? H+ और IN नेगेटिव, इजंट इट? तो इसके लिए बताओ Ka क्या आएगा? Kn इसके तो KLN KIN क्या आएगा? IN मतलब इंडिकेटर का डिसोसिएशन कांस्टेंट। इंडिकेटर का बताओ क्या होगा मेरे पास? ये आएगा H पॉजिटिव और IN नेगेटिव डिवाइडेड बाई HIN, इजंट इट? ठीक है, लेकिन ये दोनों क्या होंगे आपस में? बराबर। क्या भाई? ये दोनों बताओ हमारे पास क्या आएंगे? बराबर आएंगे। तो इनकी वैल्यू, इनकी तो वैल्यू क्या हो जाएगी? बोलो भाई, इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपस में? कैंसिल आउट। तो मेरे पास KIN की बताओ वैल्यू क्या आ जाएगी? KIN की H पॉजिटिव आएगी। अब आप यहां पर बोथ साइड नेगेटिव लॉग करियो। क्या करियो? तो ये बताओ क्या हो जाएगा? माइनस लॉग KAIN, और वहां बताओ क्या हो जाएगा? माइनस लॉग H+। तो बताओ मेरे पास क्या आ जाएगा? इस साइड क्या गया? PQ साइड क्या है मेरे पास? PH। यानी कि अगर किसी इंडिकेटर का pKa 5 है तो बहुत चांसेस हैं वो 5 के रेंज, 5 के आसपास क्या देगा? कलर चेंज। अगर किसी इंडिकेटर का pKa कितना है? 3 है, तो वो 3 के आसपास क्या देगा? यहाँ पर मैं क्या देखता हूँ, किसी देवी देवी रखा हो तो ठीक है। हाँ बताओ भाई, जैसे क्रिसोल रेड का pK 8.1 होता है। क्या होता है? क्रिसोल रेड का pK 8.1 होता है। ठीक है, और ये देता है 7.2 से, बताओ 7.2 से 8.8 की रेंज। क्या नहीं आपको? 7.8 मैंने बताया था ना आपको, क्रिसोल रेड का pK कितना होता है? 8.1। कितना होता है? 8.1 होता है। तो मैंने क्या बताया था कि 8.1 की ऊपर क्या देगा? ये कलर चेंज। लेकिन भाई एग्जैक्ट वो पीएच नहीं चाहिए हमको एक रेंज चाहिए। क्या चाहिए? और वो रेंज होती है +-1 की। ऑलमोस्ट क्या होती है? +-1 की होती है। तो 8.1 में से एक जोड़ घटाइयो, 8.1 में से घटाइयो, तकरीबन 8.1 में एक जोड़ियो, 8.1 में एक जोड़ो 9.1। ये 9 के आसपास नहीं है क्या? नहीं समझे बात? तो वास्तव में किसी इंडिकेटर का जो क्या होता है pKa, कोई इंडिकेटर किस pH रेंज में कलर, देखो भाई अगर pH बदलती रहे और इंडिकेटर कभी कलर बदले ही ना तो इंडिकेटर है ही नहीं। इंडिकेटर काम ही क्या होता है? कलर बदलना। भाई नहीं बात आपको पहले पड़ी? तो कोई किस रेंज में कोई इंडिकेटर कलर बदलता है? अगर इंडिकेटर का pKa 5 है तो बहुत चांसेस क्या करेगा? वो 5 पे तो कलर बदलेगा। मतलब तकरीबन क्या हो जाएगा? 4 से लेके 6 की रेंज में क्या होगा? वो कलर बदलना शुरू कर देगा 4 से 6 की रेंज में। यानी अगर हमारा जो न्यूट्रल, अगर हमारी टाइट्रेशन का एंड पॉइंट 4 से, अगर हमारी टाइट्रेशन एंड पॉइंट 4 से 6 की रेंज में है तो वो एंड पॉइंट को डिटेक्ट करने के लिए सॉल्यूशन में मिलाया जा सकता है, नहीं तो आप उसको नहीं मिला सकते। आपने एक्सपेरिमेंट किए यहाँ पर? ये टाइट्रेशन के हैं 12वीं में? नहीं किए हैं? ये वो एक्सपेरिमेंट होते हैं भाई जिनको करने के बाद जो वाइट कोट पहन के बच्चे करते हैं और इनको करके लगता है कि भाई हम वास्तव में साइंटिस्ट हो गए। समझ बात? क्योंकि भाई थोड़े दिन में वो कलर बदलते रहते हैं तो बच्चों को बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा, आपने एक बात देखी होगी भाई कि आपने एक बात देखी कि जो pH है, क्या है? जो pH हमारे पास, ठीक है, जो हमारे पास भाई pH है, मैंने आपको बताया कि वो 10 के आसपास होना चाहिए। क्या नहीं? अरे मैं जो बोलो वही बोल देते हो। जो pK है वो pH के आसपास के बराबर होना चाहिए। अगर इंडिकेटर का pKa 7 है, क्या है? तो फिर तो क्या हो गया? अगर हमारी टाइट्रेशन का एंड पॉइंट 7 है, अगर पॉइंट ऑफ न्यूट्रल 7 है, तभी कम आना चाहिए ये? नहीं,
मैंने क्या बोला, देखो मैंने आपको बताया था अलग अलग टाइट्रेशन में अलग अलग पीएच पे न्यूट्रलाइजेशन होता है। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस में क्या होता है, 7 पे क्या हो जाएगा, जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस मिलाओगे और पूरी तरह क्या हो जाएगा न्यूट्रलाइजेशन, उस वक्त क्या पीएच होती है, 7, है ना। और आप भाई जो फिनोफ्थलीन था वो आपने इस्तेमाल किया था ना, नहीं समझे बात। लेकिन फिनोफ्थलीन की भाई बताओ इसका एंड इसका पीके क्या था बताओ, 8.1 क्या था ये, मतलब 8 के आसपास मान लो इसका, ठीक है। लेकिन तो भी इसने काम कर दिया था ना, उसकी वजह क्या थी, फिर तो इसे काम नहीं करना चाहिए था, क्योंकि आपको पता भाई अलग अलग टाइट्रेशन में अलग अलग वैल्यू पे क्या होगा न्यूट्रलाइजेशन। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में तो क्या हो जाएगा न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट 7 होता है, 7 पीएच का होता है, औरों में 7 से कम ज्यादा भी हो सकता है। तो न्यूट्रलाइजेशन हुआ है कि नहीं हुआ, इसके लिए मुझे क्या चाहिएगा, एक इंडिकेटर चाहिएगा। तो जब न्यूट्रलाइजेशन हो इंडिकेटर ने कलर बदलना क्या है जरूरी, तो इंडिकेटर कलर बदले, तो इंडिकेटर कलर कब बदलता है, जब उसकी पीएच उसके पीके के बराबर होती है। तो अगर इंडिकेटर की वैल्यू, इंडिकेटर का पीके कितना है 5, तो इसका मतलब अगर किसी टाइट्रेशन का एंड पॉइंट 7 पीएच 5 पे होता है तो वो काम करेगा इंडिकेटर, नहीं तो काम, लेकिन वो 4 से 6 की रेंज में काम कर जाएगा, यानी कि ±1 की रेंज। तो एग्जैक्ट एंड पॉइंट उस पर नहीं होना चाहिए भाई, एंड पॉइंट उसकी रेंज में होना चाहिए। मतलब अगर हमारे इंडिकेटर का पीकेए 6 है, कितना है, अगर हमारे इंडिकेटर का पीके 6 है, इंडिकेटर का पीके, तो जिस टाइट्रेशन में इसको मैं इस्तेमाल कर सकता हूं उस टाइट्रेशन में न्यूट्रलाइजेशन के टाइम पे पीएच क्या होनी चाहिए, 6 नहीं 5 से 7, 5 से 7 रेंज वहां पर चल जाएगी। अगर 5 से 7 रेंज में क्या होगा, नहीं आपको प्रत्यक्ष इस पर, अगर मैं आइडियल देखूं, अगर मैं क्या देखूं, अगर मैं आइडियल कंडीशन देखूं, तो अगर इंडिकेटर का पीके 6 है, कितना है, तो सिर्फ वही टाइट्रेशन को ये उसी टाइट्रेशन के एंड पॉइंट पे कलर बदल के न्यूट्रल एंड पॉइंट को शो कर सकता है जिसमें न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट पे सॉल्यूशन की पीएच 6 होती हो। ये मानते हो ना आप, फिर तो भाई कोई भी इंडिकेटर काम ना करे, क्योंकि पीएच हल्की फुल्की डिफरेंट, क्योंकि एग्जैक्ट इंडिकेटर ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि पीएच, क्योंकि जो इंडिकेटर का पीके होता है बहुत रेयर होगा कि उस पीके के बराबर पीएच पे क्या होता हो न्यूट्रलाइजेशन, नहीं समझे बात, अरे बोलो भाई। मैंने अभी आपको मैंने प्रूव किया था कि पीएच क्या होनी चाहिए कलर चेंज के लिए, पीके के बराबर होनी चाहिए ना, तभी क्या होगा इंडिकेटर काम का है। इसका मतलब अगर इंडिकेटर पीके 6 है तो सिर्फ वो उन्हीं टाइट्रेशंस को स्टडी करने में हेल्प कर सकता है जिनका एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन के दौरान, एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन कंप्लीट होने पर कितनी पीएच होती है सॉल्यूशन की, 6। ये तो बात मैंने बोली है। अगर किसी इंडिकेटर का पीके कितना है 9, कितना है, इसका मतलब वो सिर्फ उन्हीं टाइट्रेशंस को स्टडी कर सकता है जिनमें एंड पॉइंट पे मतलब कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन होने पर कितनी पीएच बनती है सॉल्यूशन की, 9। लेकिन नहीं, वो 9, 8 और 10 वाले जिन टाइट्रेशंस में एसिड और बेस का पूरी तरह न्यूट्रलाइजेशन होने पर पीएच उस टाइम पे क्या बनती है न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट पे, न्यूट्रलाइजेशन के टाइम पे अगर पीएच क्या है 8 से लेकर 10 की रेंज में है ना, तो 9 वाला काम कर जाएगा। तो हर एक इंडिकेटर की एक रेंज है, नहीं है आपको, और इसकी वजह क्या होती है, और रेंज मैंने ये रेंज अमूमन मैंने 2 रखता हूं, कितनी भाई, यानी कि +1 और -1। मतलब अगर पीके 5.5 है, क्या है, तो क्या हो जाएगा 4.5 से 6.5 की रेंज में, यानी अगर न्यूट्रलाइजेशन के टाइम पे पीएच क्या है 4.5 से 6.5 की रेंज में, तो हमारा इंडिकेटर काम करेगा। ये बोला मैंने भाई। तो ये आपको हो गए कि ये जो नंबर है मैंने +- 2 का, क्या भाई
जो +-2 का नंबर है ये बताओ मैं कहाँ से लेके आया हूँ। तो होता ये है, हमारी जो आँखें हैं ना, हमारी जो भाई आइज़ हैं, वो कलर्स में डिफ्रेंसिएशन कब कर पा रही हैं, जब उनमें 10 गुना का क्या हो, चेंजमेंट क्या हो, जब एक की इंटेंसिटी मतलब एक दूसरे से 10 गुना ज़्यादा कंसंट्रेशन में हो। ठीक है, तो आप ये बताओ मुझे, तो आप ये बताओ कि अगर मान लें मेरे पास ये है HIN, क्या, तो HIN का डिसोसिएशन क्या देगा बताओ, H पॉजिटिव प्लस IN नेगेटिव देगा। तो इसके लिए KIN क्या आएगा बताओ, ये आएगा बिल्कुल वैसे H प्लस और IN नेगेटिव नीचे क्या जाएगा, HIN आ जाएगा। ठीक है, ओके। अब आप ये बताओ, अरे कहाँ गई वैल्यू ये, ठीक है, जब एक कलर्ड फॉर्म की कंसंट्रेशन क्या हो बताओ, दूसरी कलर्ड फॉर्म से क्या होनी चाहिए, 10 टाइम्स ग्रेटर, क्या होनी चाहिए, 10 टाइम्स ग्रेटर होनी चाहिए। तो आप यहाँ से एक बारी H प्लस आयन की कंसंट्रेशन निकालियो, किसके भाई, H प्लस आयन की आप कंसंट्रेशन निकालिए, क्या जाएगा मेरे पास, ये क्या जाएगा, ये KIN के इंटू क्या जाएगा मेरे पास, ये HIN और नीचे क्या जाएगा, IN नेगेटिव, IN ये आ जाएगा ना। अब ये रेशियो बताओ क्या होना चाहिए मेरे पास, 10 गुना, क्या होना चाहिए भाई, अगर एक की कंसंट्रेशन दूसरे, हम अच्छे से कलर में चेंज कब नोट कर पाते हैं, जब मान लिया मेरे पास 2 कलर सब्सटेंस है, एक दे रहा है पिंक, एक क्या दे रहा है ग्रीन। ठीक है, तो अगर पिंक वाले कंसंट्रेशन 10 गुना कैसे ग्रीन वाले से, तो मैं देख सकता हूँ भाई कि क्या हो रहा है, ये ग्रीन से क्या हो गया, पिंक हो गया। मतलब ग्रीन, पहले हमारे पास कंपाउंड ग्रीन है, फिर वो किसे बदल गया, पिंक क्यों बदल गया। ठीक है, नहीं रहा आपको ये, तो मैं भाई कलर में बदलाव को देख पाऊंगा। मतलब कलर में डिस्टिंग्विश करने के लिए उनकी कंसंट्रेशन क्या होना चाहिए, 10 गुना का अंतर होना चाहिए। अगर 10 गुना से कम अंतर है तो हम इतना बेटर तरीके से कलर चेंज को नोटिस नहीं कर पाते। ठीक है, ओके। तो बताओ, तो ये रेशियो क्या होना चाहिए हमारे पास, 1/10, मेरे पास रेशियो क्या होना चाहिए, 1/10 मान लो। तो टेकिंग लॉगरिथम, टेकिंग नेगेटिव लॉग बोथ साइड, नेगेटिव लॉग बोथ साइड, तो क्या जाए मेरे पास माइनस लॉग H पॉजिटिव, और वहां बताओ क्या आएगा मेरे पास, ये माइनस लॉग H पॉजिटिव, वहां बताओ मेरे पास क्या जाएगा। अब ये क्या है M, और इसे क्या मान लो आप, N मान लो, इसको आप क्या मान लो भाई M, और इसे क्या मान लो N। तो इसका लॉग और माइनस इसका लॉग, तो इसका लॉग करो पहले, माइनस लॉग KIN, और ये 1 बटा क्या है 10, ये 1 बटा क्या है 10 की पावर। अच्छा, अब ये क्या होता है pH, और ये क्या होता है pK, तो pH इज इक्वल टू pKa, क्या, और 1/10 ऊपर है 10 की पावर -1, 10 की पावर आगे आएगा क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो क्या है pH, pK +1, और 10/1 हुआ तो क्या हो जाएगा, pK +-1 नहीं आपको। अरे भाई मैंने 1/10 लिया, नहीं समझ बात भाई, मैंने 1/10 लिया या मैं केवल 1/10 लिया, तो क्या जाएगा माइनस होगा, प्लस क्या होता है pH, और ये क्या होता है, ये क्या होता है pH, ये क्या होता है pK, pK माइनस क्या गया मेरे पास +1 आएगा, क्योंकि 1 माइनस लॉग H पॉजिटिव इज इक्वल टू माइनस लॉग KIN माइनस 1/10 नहीं है, लॉग 10 की पावर -1। बताओ क्या आएगा मेरे पास, ये क्या हो गया pH, ये क्या हो गया pK, ये गया +1 नहीं आ गया भाई, तो pK +1 आ गया, बेसिक क्या 10/1 कर लो, वो क्या हो जाएगा फिर, मैं 1/10 10/1 लेता तो क्या था -1 आता, तो pK एक बारी +1 आ गया, एक बारी pH क्या आएगी रेंज, कलर चेंज के लिए क्या आएगी, एक बारी pH इज इक्वल टू pK +1, एक बारी pK -1, तो रेंज क्या बन गई +-2 की। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसी तरीके से हम क्या बोलेंगे, अगर इंडिकेटर का pK कितना है 5, तो वो जिन टाइट्रेशंस का एंड पॉइंट
4 से 6 की रेंज में हो, उन सभी को स्टडी कर सकता है, उन सभी के लिए, उन सभी टाइट्रेशन में आप उसको मिला सकते हो। इजंट इट? ठीक है, समझ गया। ओके, अच्छा भैया बताओ कहाँ पर गया? अच्छा, और ये आपको पता है भाई, अच्छा एक बात और, टाइट्रेशन में मैंने आपको पढ़ाया था ना, आपको पता होना चाहिए कि किसको कितना टाइट्रेट करने के लिए आपने कितना ये मिलाना पड़ेगा। क्या मतलब कितने मोलर सॉल्यूशन को, कोई आपको ये बोल दे कि मेरे पास n/10 है, क्या मेरे पास n/10 सॉल्यूशन है, नॉर्मलिटी क्या हमारी n/10 को कह दे कि n/10 सॉल्यूशन मेरे पास, और वो 300 ml है, कितना है मेरे पास 300 ml n/10 सॉल्यूशन है। अब मैं इसको ज़्यादा फोकस नहीं करूँ, मैं आपको पढ़ा रखा ऑलरेडी, वहाँ पर पहले चैप्टर के अंदर भी, अरे मोल कॉन्सेप्ट में नॉर्मलिटी इक्वेशन, मोलैरिटी इक्वेशन नहीं पढ़ा रखी मैंने आपको, तो मैं ज़्यादा नहीं बताऊँगा, लेकिन आपको बोल दे कि n/10 सॉल्यूशन है, ठीक है, और इससे मुझे बताओ क्या बनाना है, पहले बताओ, ये आपको पता होगा ना एक से हम दूसरा कितना कैसे बनाते होते हैं, पहले तो आपको मोलैरिटी इक्वेशन आपको पता है, पहले आप मुझे बताओ क्या आपको मोलैरिटी इक्वेशन पता है ना, m1v1 विल बी इक्वल टू m2a2, तो अगर कोई आपको ये बोल दे कि 5 ml मेरे पास क्या है, नहीं कोई 500 ml मेरे पास क्या है m/10, तो 700 में बना देंगे तो उसकी मोलैरिटी क्या जाएगी, आप उसको m1v1 से नहीं निकाल लिया करते, क्या निकाल लिया करते ना, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँ भाई, जो इक्विवेलेंट अमाउंट होंगी वहाँ बताओ क्या होंगी, कहाँ पर गया, अगर मैं ये कहूँ कि ए के क्या है, देखो क्योंकि भाई यहाँ पर न्यूट्रलाइजेशन होना है, यहाँ पर क्या होना है न्यूट्रलाइजेशन, तो एक के ग्राम इक्विवेलेंट दूसरे के ग्राम इक्विवेलेंट को न्यूट्रलाइज करेंगे, तो मान लिया पहले के ग्राम इक्विवेलेंट क्या होंगे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, तो क्या होंगे हमारे पास n1 इंटू v1 बाई 1000 और इंटू ये किसके बराबर होना चाहिए बताओ भाई, n2 v2 बाई 1000 से क्या होगा कैंसिल, यानी कि n1 v1, इसको बताऊँ क्या बोलते हैं नॉर्मलिटी इक्वेशन, एक सेकंड इसका मैं एग्जाम, यानी कि अगर n1 नॉर्मलिटी की हमारे पास क्या है v1 वॉल्यूम है, मान लिया एसिड की नॉर्मलिटी क्या है n1 और बेस की नॉर्मलिटी क्या है n2, तो एसिड की अगर वॉल्यूम कितनी है 400, तो उसकी आप निकालोगे, उसकी आपको कितनी वॉल्यूम चाहिएगी, नहीं है आपको, अरे बोलो भाई, ठीक है, ओके। अच्छा एक बात और भाई, मैं आपको बताऊं, अगर मान लिया दोनों क्या हैं, दोनों की एसिडिटी और बेसिसिटी बराबर है, क्या, तो आपको पता है आपने क्या करने की ज़रूरत नहीं है, तब मोलैरिटी क्वेश्चन भी काम कर जाएगी, क्या, क्योंकि जैसे HCl है, HCl की नॉर्मलिटी और मोलैरिटी क्या होती है बराबर होती हैं, तो उस टाइम पे अपन इनको सिंपली इस्तेमाल कर सकते हो, आगे आपको इनको पढ़ लो आराम से। अच्छा और आप चाहो तो उसको भाई मोलैरिटी क्वेश्चन में आप नॉर्मलिटी को मोलैरिटी के फॉर्म में लिख के और आप उसको किस में कन्वर्ट कर सकते हो मोलैरिटी क्वेश्चन के अंदर। तो भाई इस लेक्चर में इतना है, अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो भी ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।